नमस्कार दोस्तों मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ग्रहों के उच्च अंश और नीच अंश के बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, और साथ में बताऊँगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्चाभिलाषी होता है और कब आरोही होता है और कब अवरोही होता है। मैंने यहाँ पर दो सारणी बनाई हुई हैं, दो तालिका बनाई हुई हैं, दो कुंडली बनाई हुई हैं, और इनसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर नीच का होता है और कहाँ पर उच्च का होता है। तो मैं पहली सारणी जो 1 नंबर की सारणी है, मैं यहाँ पर चलता हूँ। मैंने जैसा कि इसमें दर्शाया हुआ है कि मेष राशि है, यहाँ पर 1 नंबर की मेष राशि है, और सूर्य जो ग्रह है वो मेष राशि में उच्च का होता है। ये लिखा हुआ मैंने, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। और वृष राशि है, ये दूसरी राशि जो है वृष राशि है। वृष राशि में चंद्रमा जो है ना वो उच्च का होता है। इसमें हमने राहु भी लिखा, राहु को हम बाद में लेंगे क्योंकि बाद में आएगा, इनका क्रमांक बाद में है, तो इसलिए हम उनको बाद में बताते हैं। तो सूर्य यहाँ मेष राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च का होता है। इसके बाद मंगल आता है। मंगल जो है ना वो यहाँ मंगल ये मकर राशि में उच्च का होता है। ये हमने इनकी डिग्रियां लिखी हुई हैं, इस डिग्री पर ये ग्रह उच्च के हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। इसके बाद बुध आता है। बुध जो है ना वो यहाँ पर कन्या राशि में उच्च का होता है। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है। इसके बाद हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति हमारा ये यहाँ पर कर्क राशि में उच्च का होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है शुक्र हमारा जो है मीन राशि यहाँ पर है, ये मीन राशि में उच्च का होता है। और इसके बाद हमारा शनि जो है वो यहाँ तुला राशि में उच्च का होता है, यहाँ पर ये तुला राशि में उच्च का होता है। इसके बाद आता है राहु के बाद राहु जो है यहाँ वृष राशि में यहाँ पर उच्च का होता है, और केतु वृश्चिक राशि में उच्च का होता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये राहु के बारे में थोड़ा सा और भी जानकारियाँ हैं। कुछ लोगों का मत है कि राहु जो है मिथुन में भी उच्च का होता है और केतु धनु में उच्च का होता है। ऐसा जानकारी हमारी पुस्तकों में है, जो रिसर्च करता है एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने ऐसा उसमें दर्शाया हुआ है। इसके बाद राहु केतु आ गया। केतु हमारा जो है यहाँ पर वृश्चिक में उच्च का होता है। ये ग्रहों के उच्च राशियाँ हैं। इन राशियों में अगर कोई ग्रह बैठता है अपनी राशि में जहाँ पर उच्च का होता है तो वो उच्च का होगा। उच्च का होने का मतलब ये है कि वो पावरफुल होगा, और पावरफुल होने से वो अच्छे परिणाम देगा। जो उसका कार्य है, जो उसको कारकत्व मिला हुआ है, वो उसके अच्छे परिणाम आपको देगा। इसमें उच्च का होने का ये मतलब है, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ये 2 नंबर सारणी पे, ये कुंडली पर 2 नंबर ये है। अब इसमें आता है कि नीच में कहाँ कहाँ पर ग्रह नीच के हो जाते हैं। नीच का हो जाते हैं मतलब उनकी पावर कम हो जाती है, वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं जितने कि वो उच्च के होने पर देते हैं। तो ये है, यहाँ पर हम देखते हैं मेष राशि में शनि जो है यहाँ पर ये नीच का हो जाता है। यहाँ देखिए आप, तुला में ये उच्च का था, मेष में नीच का हो गया। इसका मतलब यह है कि तुला में अगर शनि है तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर यहाँ पर शनि है, मेष में शनि है, तो वो उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद हम चलते हैं वृष राशि में केतु है। केतु यहाँ पर है, ये इसकी नीच राशि होती है, यहाँ पर ये बहुत ही ख़राब परिणाम देता है। और इसके बाद हम चलते हैं ये कर्क में मंगल है। चूँकि मंगल जो है ना, इसमें देखा आपने मकर में मंगल उच्च का होता है, मकर में उच्च का मंगल होता है यहाँ पर,
और यहाँ पर ये नीच का मंगल हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मंगल उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा जितने अच्छे परिणाम वो मकर में रहते हुए देता है। तो ये यहाँ पर ये नीच का हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सूर्य। ये सूर्य जो है ना तुला में आकर के नीच का हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर मेष में उच्च का था। मेष में सूर्य जब होता है तो अच्छे परिणाम देता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। और जब ये इसमें तुला में आ जाता है तो ये उतने अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि ये कमज़ोर हो जाता है और उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है। ठीक है। अब यहाँ पर आया राहु। राहु चूँकि यहाँ पर वृष में पावरफुल था, उतने अच्छे परिणाम दे रहा था, जो वो उतने अच्छे परिणाम यहाँ नहीं दे सकता। वैसे भी राहु केतु के बारे में तो ये है कि ग्रह जो है परिणाम अच्छे नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, इनकी परिस्थितियों के अनुकूल, इनकी पोजीशन के अनुकूल ये अच्छे परिणाम भी देते हैं और जातक को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर चंद्रमा भी देखिए। यहाँ पर चंद्रमा वृष में जो है ना यहाँ पर उच्च का था, वृश्चिक में नीच का चंद्रमा हो गया यहाँ पर, और वृश्चिक में यहाँ चंद्रमा उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा, ये यहाँ पर नीच का हो गया वृश्चिक में। बृहस्पति है, बृहस्पति देखो मकर में यहाँ पर आ गया है, मकर में नीच का हो गया बृहस्पति। कर्क में उच्च का होता है, यहाँ कर्क में उच्च का होता है, और यहाँ पर इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ये यहाँ पर नीच का है, अपनी पावर को खो चुका है और उतना पावरफुल नहीं रहा है यहाँ पर। अब शनि आ गया, शनि देखो मेष में आ गया, शनि मेष में बैठा हुआ है। चूँकि शनि तुला में उच्च का होता है, इसलिए यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है और यहाँ पर जो है आपके उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। ये ग्रहों की स्थिति है कि इनकी ये उच्च और नीच राशियाँ हैं। इनमें उच्च राशि में अगर कोई ग्रह है तो वो अच्छे परिणाम देगा, और नीच राशि में अगर कोई ग्रह है तो वो उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। वैसे भी ये मैं बता दूंगा आपको, ये जो है ना, ये इसको केंद्र कहते हैं। ये केंद्र कहते हैं 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र होता है, विष्णु स्थान होता है। वैसे यहाँ पर जो भी ग्रह होते हैं वो मैक्सिमम जो है ना अमूमन अच्छे ही परिणाम देते हैं, क्योंकि ये केंद्र के ग्रहों को हम पावरफुल मानते हैं। ठीक है। और ये बाकी जो मूल त्रिकोण है वो अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं। मूल त्रिकोण राशियाँ भी हैं, तो मूल त्रिकोण जो है लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, उसकी जानकारी मैं अगले उसमें दूंगा एपिसोड में। वो भी वहाँ पर भी ग्रह होते हैं तो बली होते हैं और वहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। अब मैं एक और बताने जा रहा हूँ कि ग्रहों की जब बात हो रही है कि उच्च और नीच के ग्रह हैं, कि कहाँ पर उच्च के होते हैं, कहाँ पर नीच के होते हैं, पावरफुल होते हैं और पावरलेस होते हैं, ये जब जिक्र हो रहा है तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि एक उच्चाभिलाषी ग्रह है। उच्चाभिलाषी ग्रह कौन सा होता है? अभिलाषी मतलब अभिलाषा लिए हुए, मतलब इच्छा लिए हुए। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मंगल है, मंगल यहाँ मकर में उच्च का होता है। आप ध्यान से सुनिएगा इसको, मंगल जो है यहाँ पर उच्च का है। अगर यही मंगल यहाँ धनु में बैठा है, मंगल अगर धनु में है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये मंगल जो है उच्चाभिलाषी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर ये मंगल यहाँ पर है, मंगल अगर यहाँ पर है मान लीजिए, तो क्या है ये उच्चाभिलाषी है, उच्च का अभिलाषी है। मतलब एकदम इमीडिएटली जैसे ही यहाँ से निकल के ये मकर में जाएगा, ये उच्च का हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पर भी शक्ति काफ़ी है इसके पास, क्योंकि ये बिल्कुल उच्चाभिलाषी है, अपने उच्च अंश के बिल्कुल करीब है, इसलिए यहाँ पर भी मंगल पावरफुल होता है। ठीक है। तो ये तो उच्चाभिलाषी का हो गया। ऐसे बाकी सारे ग्रहों का भी है। अगर उच्च राशि से एकदम पहले है अगर कोई ग्रह, तो वो उच्चाभिलाषी ग्रह हम उसको कहते हैं, वो पावरफुल ग्रह होता है। अब मैं कहता हूँ कि आरोही ग्रह। अब आरोही क्या हो? आरोही का मतलब ये हुआ कि जो ग्रह अपनी नीच राशि से निकल के और उच्च राशि की तरफ चल पड़ता है, उसको हम आरोही कहते हैं। जैसे कि हम मंगल का मैंने वहाँ उदाहरण दिया आपको
तो मंगल जो है यहाँ पर आप देखिए, ये मंगल यहाँ पर है ना, ये मंगल है। अगर यहाँ से मंगल निकल के सिंह में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर नीच का हो गया, तो यहाँ से निकल के जैसे ही सिंह में आता है तो ये आरोही हो जाएगा, क्योंकि ये उच्च की तरफ चल पड़ा है, उच्च की तरफ जा कर के, और यहाँ जा कर के उच्च का हो जाएगा, तो ये आरोही हो गया। नीच से निकल के ये उच्च की तरफ चल पड़ा है, ठीक है, तो ये हम इसको आरोही कहते हैं। और ये अवरोही का मतलब ये हुआ है जैसे कि उच्च से निकल के, मंगल का ही मैंने उदाहरण लिया है, तो मैं मंगल की बात करता हूँ। जैसे मंगल यहाँ पर उच्च का है, यहाँ पर उच्चाभिलाषी था, यहाँ पर उच्च का हो गया, यही मंगल अगर कुंभ में यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कुंभ में है, ये कुंभ देख रहे हैं आप, यहाँ कुंभ है, अगर ये कुंभ में आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको अवरोही कहेंगे। अवरोही इसलिए कहेंगे कि ये अब उच्च से निकल के अब ये नीच की तरफ चल पड़ा है, जब तक यहाँ धीरे धीरे करके अपनी पावर को ख़त्म करता जाएगा और यहाँ करके ये पावरलेस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर नीच राशि में, ठीक है। हालांकि ये अपना मेष जो है ना, उसका अपना राशि है, उसका स्वामी है, वहाँ पर स्वराशि का तो मंगल इतना कमज़ोर नहीं होता, परंतु फिर भी यहाँ से निकल के अवरोही हो गया तो अपनी पावर को अपना खोता जाएगा और यहाँ पर पावरलेस हो जाएगा। जो यहाँ से जब निकलेगा फिर अपनी पावर को बढ़ाता जाएगा और यहाँ तक पावर को अपनी गेन कर लेगा, तो ये इसको अवरोही कहते हैं। तो ये मैंने इस एपिसोड में आप लोगों को ये जानकारी दी कि ग्रहों के उच्च अंश और नीच अंश कौन से हैं और कौन ग्रह उच्चाभिलाषी, आरोही और अवरोही कैसे होता है, उसको हम कैसे देखते हैं, तो ये मैंने आपको जानकारी दी। तो मैं अगले एपिसोड में आपको और भी कुछ ग्रहों के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी ग्रहों का बहुत सारा ज्ञान हमको बाकी है। राशि और ग्रह और नक्षत्र, हमें ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर 3 कंपोनेंट है जो एस्ट्रोलॉजी के, इनके बारे में जब भी हमें जानकारी हो जाएगी तो हमको आगे चल के प्रेडिक्शन करने में और एस्ट्रोलॉजी सीखने में हमको बहुत ही आसानी होगी। तो हम अपना बेसिक लेकर के चल रहे हैं, अभी एक एक चीज़ को बड़ी तरीके से लेकर चल रहे हैं और क्रमबद्ध लेके चल रहे हैं, कि ताकि आप लोगों को क्रम से जानकारी हो और वो जानकारी सटीक हो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।